बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर नैमिष मेहता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, किस तरह होता है लीवर सिरोसिस, क्या किस तरह की बीमारी है ये? जैसे आम गृहिणी जो फोम एक यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, उसका एक स्पॉन्ज होता है बर्तन साफ करने के लिए, वो इतना सॉफ्ट होता है। सो लिवर नॉर्मली एकदम स्पॉन्ज की तरह है। अगर लिवर बाद में अगर कड़क हो जाता है किसी बीमारी के कारणवश तो वो हार्ड हो जाता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में सिरोसिस ये नाम देते हैं। बहुत सारे कारण भी हैं इसके, लेकिन बेसिक समझने के लिए आम तौर पर सिरोसिस यानी कि लिवर एकदम कड़क हो गया, जो स्पॉन्ज कई बार यूज़ करने के बाद कड़क हो जाता है और जो फेंक देना पड़ता है। नॉर्मल लिवर एकदम स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट होता है, जिसके थ्रू माध्यम से ब्लड ट्रांसफ़र होता है। डॉक्टर साहब, क्या मुख्य वजह होती है, किस कमी से होता है लीवर सिरोसिस? सो लिवर सिरोसिस के कई सारे कारण हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि अल्कोहल यानी कि दारू का सेवन ये एक मुख्य कारण पाया गया है आज की तारीख में। पहले करीब पिछले दशक में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन ये कहीं ज़्यादा था, जिसके कारण लिवर सिरोसिस पाया गया था। अब हमने ये भी देखा है कि आज की तारीख में नॉन अल्कोहलिक यानी कि जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते, उनमें भी फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस पाया गया है, तो जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ये हम ज़्यादातर लोगों में जिनमें फैट होता है, जो ओबीज होते हैं, मोटापा होता है या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, इनमें इनको ये बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डायबिटीज वालों को होता है जो कि नॉन एल्कोहलिक है, या फिर प्रमुख कारण है एल्कोहलिक। अगर देखा जाए तो किस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं, और जो नॉन एल्कोहलिक है, जो ड्रिंक नहीं करते, उनमें क्या मुख्य वजह होती है, किन किन वजह से उनमें ये होता है? सो जैसे मैंने कि कहा, जो अभी के मुख्य कारण है, वन है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर डिजीज़। दूसरे कुछ मुख्य कारण होते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन, जो खाने पीने के पदार्थ में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे आपका लिवर इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाता है कि वो रिकवर नहीं कर पाता और उसे बदलना पड़ता है। अब जहाँ तक आपने मुझे पूछा सिम्टम्स का सवाल, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हर एक बीमारी में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरल इन्फेक्शन में मुख्य सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, और उसके बाद कई बार अगर उसको सही इलाज ना करे तो पीलिया में तब्दील हो जाता है और पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। जब हम बात करें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, तो ये कई लंबे समय से अल्कोहल का सेवन लिवर को डैमेज करता है, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो लिवर डैमेज कहीं अधिक यानी कि एडवांस स्टेज पे होने के बाद सिम्टम्स नज़र आते हैं। उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है खून की उल्टी, पेट में पानी भर जाना, लिथार्जी यानी कि बहुत वीकनेस, ज़्यादा नींद आना, सही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, जो मेनली मेंटल काम करते हैं, दिमागी हालत से ज़्यादा उनका काम होता है, शारीरिक काम कम होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो ये अल्कोहलिक के कारण के मुताबिक हुआ। जब हम बात करें नॉन अल्कोहलिक की, तो ये ज़्यादातर ओबेसिटी के साथ पाया गया है या डायबिटीज़ के होने के कारण ये पाया गया है। तो इन दोनों सूरत में ओबेसिटी तो आपको आमतौर पे नज़र आ जाती है कि हैवियर साइड पे है, तो उन्होंने अपना वज़न कम रखना है, खान पान में थोड़ा कंट्रोल रखना है, और डायबिटीज़ उन्होंने रेगुलरली चेक करना है। तो ये सारे सिम्टम्स एंड कारण होते हैं जिसके कारण लिवर सिरोसिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, इतने सारे सिम्टम्स आपने बताए, अब किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी सिम्टम्स फील होता है, खुद को महसूस होता है खुद के अंदर, तो वो जांच करवाना चाहें तो क्या क्या जांच होती है, किस तरह की जांच होती है? सो लिवर फंक्शन टेस्ट ये एक बेसिक टेस्ट है, यानी कि खून की टेस्ट है, जिससे लिवर की फंक्शनिंग का एक आइडिया लग सकता है। एक PTINR यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये हमें नोट करना है, ये भी ब्लड की टेस्ट है। थर्ड होता है फाइब्रो स्कैन,
यानी कि लिवर में फाइब्रोसिस कितना है, किस मात्रा में बढ़ा है और क्या ये रिकवर कर सकता है, ये दर्शाता है। ये अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी के जैसा छोटा सा मशीन है जिससे लिवर पे प्रोब रख के कितना फाइब्रोसिस है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सो ये कुछ टेस्ट है जिससे हमें एक अंदेशा हो सकता है कि लिवर डैमेज्ड है या नहीं है। उसके बाद अगली स्टेज, अगर जांच करवाते हैं और पाया जाता है कि पॉजिटिव है, लिवर सिरोसिस पाया जाता है, उसके बाद अगली स्टेज। सो लिवर सिरोसिस में कई सारे उसके कैटेगरीज हैं। अर्ली स्टेज हम उसको चाइल्ड्स ए कहते हैं, मध्यम स्टेज यानी कि चाइल्ड्स बी कहते हैं, एंड लेट स्टेज या एडवांस स्टेज जिसे हम चाइल्ड सी स्टेज कहते हैं। तो इसको ए, बी और सी में, इन 3 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। ए स्टेज सिरोसिस होने के बावजूद पेशेंट स्टेबल होते हैं, दवाइयों के माध्यम से उनके खुद के लिवर के साथ काफ़ी समय तक हम दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, इनको लिवर बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हम करें बात स्टेज बी की, जो मध्यम स्टेज है। इस स्टेज को भी हम दो भाग में, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली बी एंड लेट बी स्टेज। अर्ली बी यानी कि उस स्टेज में हम दवाइयों से जो जो सिम्टम्स शुरू हुए हैं, जो जो डीकम्पेंसेशन जैसे कि पेट में पानी भरना, पीलिया होना, पैरों पे सूजन आ जाना, किडनी की इफेक्ट होना, ये सारे सिम्टम्स जो आ जाते हैं इसको हम दवाइयों के माध्यम से रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि तब्दील कर सकते हैं, दोबारा उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। लेट बी स्टेज यानी कि ये सारी सिम्टम्स होने के बावजूद हम उसको दवाइयों के बाद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और स्टेज सी यानी कि काफ़ी एडवांस डिजीज़ हो जाता है। इन लेट बी एंड स्टेज सी में लिवर प्रत्यारोपण यानी कि लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर साहब, लीवर सिरोसिस की हम बात कर रहे हैं, लीवर कैंसर की हम बात कर रहे हैं, अब दोनों ही सिचुएशन की हम बात करें कि लीवर सिरोसिस हाई स्टेज पे है या उसमें ये कह सकते हैं कि सिरोसिस के बाद में उसमें कैंसर और हो गया, तो जो लीवर आपका पहले काम कर रहा था वो तो डैमेज है, वो तो पूरी तरह ख़त्म है। अब क्या ऑप्शन बचता है? लीवर ट्रांसप्लांट एकमात्र ऑप्शन है। सो जब लिवर सिरोसिस की एडवांस स्टेज हो जाती है, जैसे कि हमारे डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था, लेट स्टेज बी एंड स्टेज सी, इन दोनों स्टेजेस में जब लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है, ये रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, डिजीज़ को स्टेबल नहीं कर सकते, लाइफ के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। तो इन केसेस में लिवर प्रत्यारोपण, लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प है आपके लिए। लीवर ट्रांसप्लांट ऐसी सिचुएशन में एकमात्र विकल्प है। पेशेंट को क्या करना चाहिए, कैसे पहचान हो, किस व्यक्ति से लीवर ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है, क्या ऑप्शन है उसके बाद? सो लिवर ट्रांसप्लांट के 2 ऑप्शन हैं। लिवर तो किसी ह्यूमन बॉडी यानी कि किसी व्यक्ति के शरीर से ही पाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी जीवित व्यक्ति का लिवर का एक हिस्सा निकाल के पेशेंट के शरीर में डाला जाए। अब हम ये इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि शरीर में लिवर एकमात्र ऑर्गन है जो दोबारा ग्रो होता है, यानी कि रीजनरेट होता है। इसीलिए हम किसी एक करीबी रिश्तेदार का लिवर का एक हिस्सा निकाल के पेशेंट में प्रत्यारोपण कर सकते हैं। दोनों के शरीर में, डोनर के शरीर में और पेशेंट के शरीर में, दोनों के शरीर में लिवर की ग्रोथ दोबारा होती है। अगर मैं आपको इसका सिंपल सा उदाहरण दूं, 1 किलो लिवर को अगर आपने 2 हिस्सों में बांटा, 600 ग्राम और 400 ग्राम, तो 600 ग्राम जो मरीज में प्रत्यारोपण किया गया है वो भी ग्रो होकर 1 से 1.25 किलो हो जाता है, और जो 400 ग्राम आपने डोनर के शरीर में छोड़ा है वो भी करीब 3 हफ्ते से 3 माह के अंत में ग्रो होकर दोबारा 1 किलो वो पूरा रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल रिकवर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि एक लीवर से 2 लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। सो ये रहा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट वाला। दूसरा जो आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि और कहाँ से मिल सकता है, वो है कैडावर ऑर्गन डोनेशन, यानी कि ब्रेन डेड जो डोनर होते हैं जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर करा गया है, उनके बाकी सारे ऑर्गन्स तो फंक्शनल है, तो उनके ऑर्गन अगर उनके फैमिली मेम्बर्स उनके ऑर्गन्स को अगर डोनेट करते हैं
तो ये किसी और में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। एक आम इंसान जिसको की इस तरह की प्रॉब्लम है या उसको लीवर की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पहचान करे, उसको कैसे लीवर मिले, कोई डोनर मिले, इसके लिए क्या प्रोसीजर? लिविंग डोनर का जो प्रोसेस होता है वो एक गवर्नमेंट के कुछ रूल्स बने हुए हैं, जो ह्यूमन ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। उसमें 18 वर्ष की ऊपर के आयु के, 18 से 50 या 55 तक की आयु के डोनर एक्सेप्ट करे जाते हैं। ब्लड ग्रुप चेक करा जाता है, अगर ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है या नहीं है, और लीगली उनके रिलेटिव है या नहीं है। इसकी भी डॉक्यूमेंट सारे बनाने होते हैं, कमिटी को ये प्रोवाइड करे जाते हैं। एक ऑथराइजेशन कमिटी होती है जिसमें गवर्नमेंट के नॉमिनीज आते हैं जो इस चीज़ को चेक करते हैं, एंड सारे दस्तावेज अगर सही पाए गए तो उनको वो क्लियरेंस देते हैं, तब जाके लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब हम करें बात कैडेवर ऑर्गन डोनेशन की। ब्रेन स्टेम डेथ जो डोनर होते हैं ये कंट्रोल करते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट के अंडर है, सोटो, रोटो एंड नोटो। सोटो इज़ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, रोटो इज़ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नोटो इज़ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा राजस्थान कम्स अंडर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत जो भी ब्रेन स्टेम डेथ डोनर होते हैं इनकी इंटीमेशन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। जो पेशेंट जिनके पास कोई जीवित व्यक्ति यानी कि लिविंग डोनर नहीं होते हैं या उनका विकल्प नहीं होता है, उनकी लिस्टिंग एक इस ऑर्गेनाइजेशन में नाम करा जाता है अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप। एंड जैसे जैसे सोटो अलॉट करता है, यानी कि सोटो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको अलॉट करता है, जो नंबर वाइज अलॉट करता है कि ये ऑर्गन इस पेशेंट के लिए अलॉट किया जा रहा है, उसे उनको वो ऑर्गन मिल सकता है। हेलो डॉक्टर में समय है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हम बात कर रहे थे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के लेकर हमारी चर्चाएं चल रही थी, उस पर आप बता रहे थे ट्रांसप्लांट की किस तरह की प्रक्रिया होती है और पेशेंट को कितने समय के लिए निगरानी में रखा जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रांसप्लांट के दो प्रकार होते हैं जहाँ से लिवर हमें प्राप्त हो सकता है, वो है लिविंग डोनर, दूसरा है कैडावर डोनर। एक बार लिवर प्रत्यारोपण जब हो जाता है तो पेशेंट को करीब 2 से 3 हफ्ते लगते हैं हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए, और 2 महीने में बैक टू वर्क, यानी कि जो भी काम काज कर रहे हो 2 महीने के आराम के बाद वो वापस बैक टू वर्क एंड नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर लिविंग डोनर ने डोनेट किया है, किसी करीबी रिश्तेदार ने डोनेट किया है,
तो उसमें उनको तो 6 से 7 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और वो रूटीन वर्क 2 से 3 हफ्ते में रूटीन वर्क पे चले जाते हैं। प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे, ट्रांसप्लांट के बाद क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशन पेशेंट के लिए भी और जो डोनर है उसके लिए भी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लिवर एक मेजर ऑर्गन है जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, हीमोग्लोबिन में जो आयन और हीम जो बनते हैं वो लिवर में बनते हैं। तो लिवर के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और लिवर खुद का नहीं है, किसी और व्यक्ति का लिवर शरीर में डला है, तो पेशेंट का शरीर उस लिवर को रिजेक्ट ना करे, इसका बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो इसका ध्यान रेगुलर टेस्ट से रखा जा सकता है। कुछ टेस्ट होती हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मेनली उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और जो दवाइयाँ देते हैं उनके लेवल्स कितने हैं वो जांचे जाते हैं। ये रेगुलर समय से करना है। दवाइयाँ कोई भी मिस नहीं करनी है, भूलनी नहीं है। जैसे आप बाकी दवाइयाँ का सेवन करते हैं वैसे ये भी दवाइयाँ, लिवर की जो दवाइयाँ होती है उसको भी समय समय से लेना होता है। डॉक्टर साहब, खान पान, लाइफ स्टाइल, दोनों पेशेंट और डोनर में कोई डिफरेंस, या फिर वो साल भर के लिए दोनों की सेम ही रहती? जो कुछ एडवाइस है, जो खाने पीने में फैटी फूड का सेवन नहीं करना, ये दोनों के लिए सेम लागू होती है। बट अदरवाइज ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पेशेंट के लिए होते हैं, क्योंकि जो डोनर थे वो तो पहले से हेल्दी थे हमारे, वो कोई बीमार नहीं है, पेशेंट नहीं है, इसीलिए उनके लिए कोई मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हावी है। अब आपने तो कई सारे लीवर ट्रांसप्लांट भी किए हैं, बहुत अच्छे से लंबे समय से आप करते आ रहे हैं। एडवांस स्टेज की बात करें, क्या क्या टेक्नोलॉजी लीवर ट्रांसप्लांट में चल रही है, क्या क्या एडवांस स्टेज है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं करीब पिछले 20 साल से इन्वॉल्व हूँ लिवर ट्रांसप्लांट में, और जो हमने पहले शुरू किया था और उसमें और आज में काफ़ी एडवांसेस, काफ़ी फ़र्क आ गए हैं। आज की तारीख में जब हमने ऑपरेशन शुरू करा था तो 36 घंटे 48 घंटे इतना लंबा समय लेता था। आज की तारीख में करीब 16 घंटे 12 घंटे में ऑपरेशन ख़त्म हो सकता है। उसमें कुछ नए इनोवेशंस हमने करे हैं। एक है ABO इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप, यानी कि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता तब भी हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, उनका ब्लड साफ़ करा जाता है, जो दूसरे ब्लड ग्रुप के लिवर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करा जाता है, एंड फिर वो दूसरे ब्लड ग्रुप का लिवर उनमें प्रत्यारोपण किया जाता है। डॉक्टर साहब, पिछले 20-25 साल से आप लीवर ट्रांसप्लांट करते आ रहे हैं, लीवर सिरोसिस पे आप काम कर रहे हैं। कई सैकड़ों हजारों की तादाद में आपने पेशेंट देखे हैं, बल्कि ये कहा जाए पिछले 20-25 साल में लाखों की तादाद में आप पेशेंट निकाल चुके। इसके रेशियो की हम बात करें, सफलता रेशियो की लीवर ट्रांसप्लांट की, कितना परसेंटेज कहेंगे आप इसको? यूजुअली अब लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 90% से कहीं ज़्यादा है, बट काफ़ी सारा निर्भर करता है पेशेंट की कंडीशन पर। अगर पेशेंट सही समय पर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो सक्सेस रेट 90 से 95% तक होती है, और कई सारे पेशेंट एकदम लेट स्टेज में आते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, या उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। लिवर ख़राब होने के कारण बाकी सारे ऑर्गन्स, किडनीज़ और अदर ऑर्गन्स भी अगर ख़राब कर चुके होते हैं या अफेक्ट हो चुके होते हैं, इनमें सक्सेस रेट 80% तक कम हो जाता है। तो इसीलिए सही समय पर अगर लिवर ट्रांसप्लांट करा जाए तो सक्सेस रेट करीब करीब 90 से 95% है। जिस तरह हम ब्लड डोनेट करते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम लीवर भी डोनेट कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। बिल्कुल सही सब फरमाया आपने। डॉक्टर साहब, लीवर और लीवर सिरोसिस की हम बात कर रहे थे, ट्रांसप्लांट की। लीवर सिरोसिस का ट्रांसप्लांट से पहले हम बात करें तो कोई रामबाण इलाज है कि हाँ ये परफेक्ट इलाज है, इससे आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सबसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कहा गया है कि इसको आप अवॉइड ही करें। सिरोसिस अगर एक बार हो जाता है तो वो दोबारा नॉर्मल लिवर में तब्दील तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में अगर उसे डायग्नोज कर पाते हैं तो रेगुलर दवाइयों से सिरोटिक लिवर के बावजूद, मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो पिछले 8 साल 10 साल से फॉलोअप कर रहे हैं
अर्ली स्टेज में, जैसे हमने स्टेज को ए स्टेज कहा था, इस स्टेज में दवाइयों के सेवन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और रेगुलर फॉलोअप से उन्होंने उसी स्टेज में काफ़ी साल तक मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। लीवर सिरोसिस से फाइनल स्टेज के बाद अगर पेशेंट मृत्यु के कगार पर है तो कैसे पता चले क्या सिम्टम्स उसके होते हैं? एडवांस लिवर डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स है जो ये दर्शाता है कि लिवर अब काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है और ये आपकी लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसके कुछ सिम्टम्स हम अभी डिस्कस करेंगे। वन इज़ जॉन्डिस यानी कि पीलिया होना। सेकंड इज़ पेट में पानी भर जाना, काफ़ी पेट फूल जाता है, कभी कभी नाभि में हर्निया हो जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका पानी नाभि से फूटकर बाहर फ्लो होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग होना, मुंह से नॉर्मल पैसेज स्टूल से ब्लीडिंग कहीं ज़्यादा आ जाना, खून की उल्टी होना, यूरिन अफेक्ट होना यानी कि यूरिन पास नहीं करना, जिससे ये दर्शाता है कि किडनी बुरी तरह अफेक्टेड है। बेहोशी की हालत में आना, जिसे हम एनकेफेलोपैथी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, को दैट इज़ इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं ऐसे कहूँ तो स्टेजेस ऑफ कोमा में चले जाना, जो शुरू होता है स्टार्टिंग में भूलने से, नींद कम आने से, उससे स्टेजेस आगे अगर बढ़ते जाते हैं तो गलत सलत बोलना, फिर पेशेंट को समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, एंड लास्ट इज़ कंप्लीट बेहोश हो जाना। कई सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं एडवांस स्टेज में जिनका, जैसे आपने बताया, लिवर सिरोसिस इतना एडवांस्ड हो चुका है कि इनकी इम्यूनिटी उनको नॉर्मल इन्फेक्शन, जो आप और हम नॉर्मल इन्फेक्शन के साथ लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, उनका शरीर इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता जिनसे उनको इन्फेक्शन भी काफ़ी भारी हो जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। कॉमनेस्ट इन्फेक्शन जो पाया गया है वो है निमोनिया। नॉर्मल आप और हम नॉर्मल सांसें जो लेते हैं उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस भी है पूरे एनवायरनमेंट में, बट हमारी बॉडी उनके साथ एंटीबॉडीज़ के साथ लड़ सकती है, जबकि एडवांस सिरोसिस पेशेंट की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती नहीं है, जिस वजह से वो इनके इन्फेक्शन के साथ नहीं लड़ पाते और निमोनिया हो सकता है, जिसके कारण वो वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ सकती है। एंड अगर वेंटिलेटर तक बात पहुंच जाती है तो फिर वहाँ से वापसी ना के बराबर हो जाती है। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर एक और बड़ी समस्या है, तो क्या फैटी लीवर और लिवर सिरोसिस कॉमन है या दोनों में कोई डिफरेंस है? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। फैटी लीवर ये एक अलग प्रॉब्लम है जो आमतौर पे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेकर आते हैं, हमने अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें फैटी लीवर आया है। तो फैटी लीवर के कुछ ग्रेड्स होते हैं, उसमें 1, 2 एंड 3 ग्रेड्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है फैटी लिवर और सिरोसिस में। फैटी लिवर रिवर्सिबल है, यानी कि फैटी लिवर को आप दोबारा ट्रीट करके 3 स्टेज से 2 स्टेज, 2 स्टेज से 1 स्टेज पे लाके नॉर्मल स्टेज पे ला सकते हैं, जबकि सिरोसिस को आप नॉर्मल स्टेज में नहीं ला पाते। फैटी लिवर को अगर हमने सही समय पे ध्यान रखा तो वो रिवर्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल है, और अगर हमने उसको ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस से सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। डॉक्टर साहब, ऑल ओवर इस सिरोसिस के बारे में हमने बात की, सिरोसिस से लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब कोई पेशेंट जो है लीवर डोनेट करना चाहता है, कोई डोनर जो है डोनेट करना चाहता है और कोई पेशेंट लेना चाहता है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर किस तरह का होता है? कैडावर ऑर्गन डोनेशन और कैडावर रिसिपिएंट में एक, जैसे मैंने कहा था, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नाम लिस्ट करा जाता है, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन लिस्टिंग होती है। तो ये रही बात पेशेंट के लिए जिन्होंने लेना है। जब रही बात डोनर के लिए, तो यूजुअली ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत हम डोनेशन यूजुअली अपने रिश्तेदार को ही कर सकते हैं, किसी करीबी रिश्तेदार को, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडचिल्ड्रन, इनमें से किसी को भी हम लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं लीगली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारियां आपने इस लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर्स को लेकर हमारे दर्शकों को दी, अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। आप देखते रहिएगा
हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम अगली बार किसी खास टॉपिक को लेकर, किसी खास बीमारी को लेकर आपको जागरूक करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा हेलो डॉक्टर। नमस्कार।